ये लड़की कब तक बोझ बनी इस घर में बैठी रहेगी? आप इसकी शादी का कोई बंदोबस्त क्यों नहीं करते? शाइस्ता गुस्से में भरी कमरे में आई थी और अपने शौहर फुरकान पर गुस्सा होने लगी थी। फुरकान ने टीवी पर खबरें देखते हुए बेजार नजरों से शाइस्ता को देखा था। ये इस घर की रोज की बहस। शाइस्ता को वानिया इस घर में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी। 1 माह पहले ही शाइस्ता की सास का इंतकाल हुआ था। उस दिन के बाद से शाइस्ता वानिया की शादी के पीछे पड़ गई थी। वो हर हाल में वानिया को इस घर से निकालना चाहती। जब तक शाइस्ता की सास जिंदा थी, शाइस्ता खामोश रही थी, मगर उनकी जिंदगी में भी वो दबे लफ्जों में वानिया की शादी के बारे में कह ही देती थी, क्योंकि शाइस्ता को अपनी जुबान पर बिल्कुल भी काबू नहीं था। जाने क्यों उसे वानिया से पुरखाश। हालांकि वानिया कभी उसे पलटकर जवाब तक ना देती थी, मगर फिर भी शाइस्ता दिन रात उसके पीछे लगी रही। और अब तो उसकी सास का भी इंतकाल हो गया था, इसीलिए उसकी बन आई थी। वो पूरे घर की मालकन बनकर बैठ गई। जब ही वानिया की माँ और उसकी सास जिंदा थी, वो कुछ हद तक दबी हुई रही थी, मगर अब वो अपनी मन मर्जी कर सकती। शाइस्ता को अब किसी का डर नहीं था। खानदान से जो भी रिश्ता आता है वो तुम्हें पसंद नहीं आता, तुम हर रिश्ते में कोई न कोई खामी निकाल कर मना कर देती हो। हालांकि हमारे खानदान में इतने अच्छे अच्छे लड़के हैं, सभी अच्छा कमा रहे हैं, मगर तुम किसी लड़के के लिए हाँ नहीं करती हो। फुरकान ने बेजारी से शाइस्ता को जवाब दिया था। फुरकान का जवाब सुनकर शाइस्ता उसे घोर कर रह गई थी। ये सच था कि वानिया के लिए पूरे खानदान से बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे थे, मगर शाइस्ता अपनी हसद की वजह से हर अच्छे रिश्ते को इनकार कर देती थी। उसे जाने क्यों वानिया से एक अजीब सी चिढ़ थी। शायद उसकी वजह एक ये भी थी कि वानिया बेहद खूबसूरत थी। जो भी वानिया को देखता उसकी तारीफ किए बिना नहीं रहता था, जबकि शाइस्ता मामूली शक्लो सूरत की थी। इसी वजह से वो भी वानिया से खार खाती थी। वो वानिया को हमेशा के लिए अपनी नजरों से दूर भेजना चाहती थी। वो चाहती थी कि वानिया कभी भी खुश ना रहे। इसी वजह से वानिया का रिश्ता खानदान में नहीं कर रही थी, क्योंकि खानदान में हर कोई वानिया को पसंद करता था। मैं वानिया की शादी खानदान में नहीं करूंगी। अगर खानदान से बाहर कोई भी रिश्ता आएगा वहाँ कर दूंगी। शाइस्ता ने सर झटकते हुए कहा था। क्यों, हमारे खानदान में क्या बुराई है? फुरकान ने नासमझी से शाइस्ता की जानिब देखा। अगर वानिया का रिश्ता मैंने इस खानदान में कर दिया तो आपके खानदान वाले आए दिन यहीं बैठे रहेंगे, और ये बात मेरी बर्दाश्त से बाहर है। वैसे ही आपकी अम्मी की वजह से आए दिन मेहमान आते रहते थे, और फिर उनकी मेहमान नवाजी में मसरूफ हो जाओ, इसलिए मुझे तो इन लोगों से आप दूर ही रखें। शाइस्ता ने नाक भूं चढ़ाते हुए कहा था। फुरकान तासुफ से सर हिला कर रह गया था। जब से फुरकान और शाइस्ता की शादी हुई थी, शाइस्ता ने उसे मुकम्मल तौर पर अपने काबू में कर लिया था। जो बात भी शाइस्ता कहती वो उसे ठीक लगती थी, भले शाइस्ता कितनी ही गलत क्यों ना हो। और अब बहन के मामले में भी फुरकान ने अपनी आंखें बंद कर उसने वानिया की शादी का मामला मुकम्मल तौर पर शाइस्ता पर छोड़ दिया था। और शाइस्ता अपने हसद और खार की वजह से वानिया की शादी किसी अच्छे घर में नहीं करना चाहती। अभी 1 हफ्ता पहले भी वानिया की बड़ी पुप्पो अपने इकलौते बेटे का रिश्ता लेकर आई थी, मगर शाइस्ता को जब पता चला कि वो वानिया के लिए अपने इकलौते बेटे का रिश्ता लेकर आई हैं, तो शाइस्ता ने उनसे सीधे मुंह बात तक ना की थी और ना ही उन्हें पानी का पूछा था। शाइस्ता ने उसी वक्त पुप्पी के मुंह पर साफ इनकार कर दिया कि वो वानिया का रिश्ता हरगिज भी उनके बेटे से नहीं करेगी, और वजह ये बताई कि लड़के की 4 बहनें हैं, जिसकी वजह से वो उनके घर वानिया का रिश्ता नहीं करना चाहती। शाइस्ता के मुंह से अपनी बेटियों के बारे में ये बात सुनकर पुप्पी को सख्त बुरा लगा था, मगर वो शाइस्ता के मिजाज से बखूबी वाकिफ थी, इसीलिए उन्होंने फुरकान से बात करने का फैसला। मगर फुरकान को पहले ही शाइस्ता ने सिखा दिया था। उसने भी पुप्पी को कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं दिया। पुप्पी उन दोनों के रवैये से सख्त मायूस हो गई थी। वो समझ गई थी कि वो लोग वानिया की शादी उनके घर में नहीं करना चाहते, इसलिए उन्होंने दोबारा से इस बारे में कोई बात नहीं। शाइस्ता अगर चाहती तो इस रिश्ते के लिए हाँ कर सकती थी, क्योंकि रिश्ता हर लिहाज से बेहतर था, मगर वो वानिया का भला चाहती ही कब? फुरकान की आंखों पर जाने ऐसी क्या पट्टी बंदी थी, उसे कुछ दिखता ही नहीं था। वो इस मामले में मुकम्मल तौर पर अपनी आंखें बंद किए बैठा था। शाइस्ता का रवैया वानिया के साथ दिन ब दिन खराब होता जा रहा था। शाइस्ता खुद तो सारा दिन कमरे में आराम करती रही और पूरे घर की जिम्मेदारी वानिया के कंधों पर डाल दी। जब तक वानिया की माँ जिंदा थी, वानिया शहजादी बनकर इस घर में रहती थी, मगर जब से उनकी आंखें बंद हुई थी, शाइस्ता की बन आई थी। उसने घर के सारे कामों से हाथ खींच लिया, यहाँ तक कि अब खाना बनाना भी वानिया के जिम्मे था। वानिया मामूल के मुताबिक किचन में खड़ी खाना बना रही थी। जब शाइस्ता किचन में आई थी, उसने तिरछी नजरों से वानिया को देखा। इस सादा से हुलिये में भी वो कयामत ढा रही। शाइस्ता की आंखों में नफरत
और जलन औत कर आई थी। वो शाम को तुम तैयार हो जाना, तुम्हें देखने कुछ लोग आ रहे हैं, शाइस्ता ने फ्रिज से पानी निकालते हुए वानिया को मुखातिब करके कहा था। सब्जी काटता वानिया का हाथ चंद लम्हों के लिए रुका था। शाइस्ता ने खानदान के सारे रिश्तों को इनकार कर दिया था और अब जाने कौन लोग उसे देखने आ रहे थे, मगर वानिया इस मामले में कुछ नहीं कर सकती। उसने इस बात में सर हिला दिया। वानिया शाइस्ता की तेज जबान से वाकिफ थी, इसीलिए उसे कुछ भी कहने से इज्तनाब बना। वानिया जानती थी कि वो शाइस्ता की जबान का मुकाबला नहीं कर सकती। शाइस्ता कुछ देर तक वानिया को देखती रही। वानिया खामोशी से अपने काम में मसरूफ थी। आज सुबह ही फुरकान के दिल में बहन के लिए जरा सी मोहब्बत जागी थी और ये बात शाइस्ता के लिए नाकाबिले कबूल थी। वानिया ने उठकर फुरकान को नाश्ता दिया था और रोज की मानिंद शाइस्ता अपने कमरे में सो रही थी। तो जाने क्यों फुरकान को गुस्सा आ गया। शाइस्ता ने ना ही उठकर फुरकान को नाश्ता दिया था और ना ही उसकी ऑफिस जाने के कपड़े निकाल कर रखे थे। यहाँ तक ये दोनों बच्चों को स्कूल भी वानिया ही भेजती। शाइस्ता ने सारी जिम्मेदारियों से खुद को आजाद कर लिया था। फुरकान को ऑफिस जाने के लिए अपनी एक शर्ट नहीं मिल रही थी, इसीलिए फुरकान ने गहरी नींद से शाइस्ता को उठाया था और शाइस्ता को नींद से उठना बिल्कुल गवारा नहीं था। क्या है फुरकान, तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं सो रही हूँ, फिर भी इतनी गहरी नींद से उठा रहे हो, शाइस्ता ने झुंझुलाए हुए लहजे में कहा था। शाइस्ता, तुम्हें घर का कोई ख्याल भी है? तुम सारा दिन पड़ी सोती रहती हो, मगर सुबह के वक्त तो उठ जाया करो। मैं सुबह अपनी एक एक चीज ढूंढता रहता हूँ, मगर तुम्हें कोई परवाह ही नहीं होती। यहाँ तक कि बच्चों को स्कूल भी वानिया भेजती है, तुम कम से कम मेरा काम तो कर दिया करो। वानिया पर सारी जिम्मेदारी डालकर तुम खुद सोती रहे। ऑफिस से देर हो जाने की वजह से फुरकान ने अपना सारा गुस्सा शाइस्ता पर उतार दिया। सुबह ही सुबह फुरकान और शाइस्ता की लड़ाई होने लगी थी और वजह थी वानिया, जबकि वानिया को तो इस सब की खबर भी कहीं नहीं थी। वो किचन में खड़ी जल्दी जल्दी फुरकान के लिए नाश्ता तैयार कर रही थी। तुम्हारी बहन ने जरा सा काम क्या कर लिया था, तुम मुझसे लड़ने आ गए हो। शाइस्ता सुबह सुबह लड़ाई के मूड में आ गई थी। मैं उसके काम करने की वजह से नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ तुम कम से कम मेरा तो काम कर दिया करो, मुझे रोज ही ऑफिस से देर हो जाती। शाइस्ता को गुस्सा करते देखकर फुरकान को अपना गुस्सा कम करना पड़ा था, क्योंकि वो जानता था कि शाइस्ता इस वक्त लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाएगी। फुरकान तो ऑफिस चला गया था, मगर अब वानिया की खैर नहीं थी, क्योंकि शाइस्ता को पूरा यकीन था कि जरूर वानिया ने ही अपने भाई के कान भरे हों। इसी वजह से वो फुरकान के ऑफिस जाने के बाद वानिया के पास आई थी, ताकि उसे बातें सुनाकर उसका दिमाग दुरुस्त कर सके और वानिया कभी फुरकान से उसकी शिकायतें करने की हिम्मत ना कर सके। तुम क्या सुबह सुबह अपने भाई को पट्टी पढ़ा देती हो कि वो मुझसे लड़ने के लिए बैठ गया? शाइस्ता ने पानी का ग्लास काउंटर पर पटकते हुए कहा था। वानिया ने नासमझी से उसकी जानिब देखा। अब ज्यादा भोली और मासूम बनने की जरूरत नहीं है, ये सारा ड्रामे अपने भाई के सामने ही करना। मुझे सब पता है, तुम मेरे पीठ पीछे अपने भाई से मेरी शिकायतें करती हो। शाइस्ता वानिया से बुरी तरह से लड़ने के मूड में आ गई। ऐसी कोई भी बात नहीं है भाभी, मैं क्यों आपकी बुराइयां भाई से करूंगी? मुझे तो ये भी नहीं पता कि आपकी और भाई की किस बात पर लड़ाई हुई। पल भर में ही वानिया की आंखों में आंसू आ गए थे। वो ऐसे लहजे और रवैये की कब आदी थी, मगर अपनी माँ के जाने के बाद उसने बहुत हद तक खुद को मजबूत कर लिया था, मगर अब भी छोटी छोटी बात पर उसकी आंखें भीग जाया करती थी। खासकर जब शाइस्ता उससे ऊंची आवाज में बात कर तो उसका दिल सहम जाया करता, और अभी भी वही हो रहा था। उसका दिल बुरी तरह से सहम गया था। मेरी एक बात याद रखना, अगर आइंदा अपने भाई से मेरी बुराइयां की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शाइस्ता ने उंगली उठाकर उसे वार्न किया था और तन फन करती अपने कमरे में चली गई। वानिया हक्का बक्का वहीं खड़ी रह गई थी। हमेशा यही होता था, उसका कोई कसूर नहीं भी होता फिर भी उसे शाइस्ता से बातें सुनना पड़। हालांकि वो शाइस्ता का ख्याल रखने की हर मुमकिन कोशिश करती थी, मगर फिर भी शाइस्ता का रवैया उसके साथ नहीं बदल रहा था, बल्कि वक्त के साथ मजीद खराब होता जा रहा था। वानिया ने अपनी आंखों में आए आंसू पोंछे और जल्दी जल्दी खाना बनाने लगी, क्योंकि बच्चों के स्कूल से आने का वक्त हो रहा था और अगर खाना बनाने में देर हो जाती तो शाइस्ता उसे दोबारा से बातें सुना। शाम में वानिया सादा सी तैयार हो गई, क्योंकि उसे देखने लड़के वाले आ रहे। ये अलग बात थी कि उनके आने की सारी तैयारी उसने खुद ही की थी। शाइस्ता बस बैठी हुक्म चलाती रही और अब सारे कामों से फारिग होकर वानिया हल्का फुल्का सा तैयार हो गई। कुछ ही देर में लड़के वाले आ गए। वानिया उनके सामने चाय की ट्रे लेकर गई तो उसका दिल किसी पत्ते की मानिंद लरस रहा था, जबकि शाइस्ता के मुंह से फूल झड़ रहे थे। शाइस्ता उनके सामने बैठी वानिया की तारीफें कर रही थी। वानिया खामोशी से सर झुकाए बैठी हुई थी। लड़के की 3 बहनें और अम्मी उसे देखने आई थी और वो लोग वानिया से मुख्तलिफ सवाल कर रही थी। वानिया उन्हें मुख्तसर सा जवाब देकर खामोश हो जाती। अगर पुप्पी के घर से आया रिश्ते को इनकार करने की वजह उनकी बेटियां थी, तो यहाँ भी तो 3 बहनें थीं, मगर शाइस्ता को इस रिश्ते में कोई बुराई नहीं नजर आ रही। कुछ ही देर में फुरकान भी आ गया। इसी असना में लड़के की माँ ने वानिया से अजीब सी फरमाइश की थी। अरे बेटा, जरा हमें चलकर तो दिखाना। लड़के की माँ ने अपनी पान से लाल हुए दांतों की नुमाइश करते हुए कहा था। वानिया ने सर उठाकर नासमझी से उन्हें देखा था। हाँ हाँ हानिया,
उन्हें चलकर दिखा दो। शाइस्ता भाभी ने तो खुश अखलाकी की इंतहा कर दी। वानिया घबराई हुई सी अपनी जगह से खड़ी हुई थी। लड़की को देखना पड़ता है कि इसमें कोई ऐब तो नहीं है, लड़के की माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। वानिया का शिद्दत से दिल चाहा कि वो इस मंजर से गायब हो जाए। वानिया ने उन्हें चल कर दिखा दिया था। वो लोग मुतमईन होकर बैठ गयी। कुछ देर बाद लड़के की बड़ी बहन ने एक और फरमाइश कर दी। उसका कहना था कि वानिया उन्हें मुस्कुरा कर दिखा दे। अब की बार वानिया का शिद्दत से रोने का दिल किया था। उसकी आंखों में नमी आने लगी थी, मगर शाइस्ता की घूरी की वजह से उसने अपनी आंखों में आई नमी को पीछे धकेला और उन्हें बमुश्किल हंस कर दिखाया। जब वो लोग पूरी तरह से वानिया से मुतमईन हो गए तो उसी वक्त उन लोगों ने इस रिश्ते के लिए हाँ कर यूं वहाँ मुबारक सलामत का शोर गूंज गया। वानिया को हैरत हुई कि अभी तो उसके भाई और भाभी ने लड़का भी नहीं देखा था। वो लोग लड़के के बारे में कुछ नहीं जानते तो कैसे वो लोग इस रिश्ते पर हामी भर सकते हैं, मगर ये सब हो गया था। वानिया का रिश्ता उसी वक्त तय कर दिया गया था। उन लोगों ने तो ये जानने की भी कोशिश नहीं की कि लड़का कैसा है, क्या करता है। वानिया तो उन लोगों के लिए एक बोझ बन गई जिसे जल्द अज जल्द उन्हें अपने सर से उतारना था। वानिया की शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। भाभी आए दिन बाजार के चक्कर लगा रही थी, मगर वो हर चक्कर में अपने लिए ही शॉपिंग करके वापस आ जाती। जब वानिया की माँ जिंदा थी उन्होंने काफी हद तक वानिया का जहेज तैयार करके रख दिया था, इसलिए अब ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं थी। मगर जिन चीजों की जरूरत थी शाइस्ता तो वो भी नहीं ला रही। वानिया खामोशी से ये सब देख रही थी, यहाँ तक कि अब वानिया ने अपने होने वाले दूल्हे की तस्वीर तक नहीं देखी, बल्कि शाइस्ता ने उसे देखने ही नहीं दी। वानिया बिल्कुल खामोश और खामोशी से शाइस्ता की ये सारी हरकतें देख रही थी। आखिरकार वानिया की शादी का भी दिन आन पहुंचा। वानिया की माँ ने वानिया के लिए जो सोने के जेवरात बनाए थे शाइस्ता ने वो सब छुपा और उसमें से कुछ भी वानिया को नहीं। उस पर भी वानिया खामोश रही, क्योंकि वो जानती थी कि शाइस्ता के सामने कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं। और फुरकान वो भी शाइस्ता की जबान बोल रहा था। अब वानिया भी इस सारे माहौल से तंग आ गई थी। शाइस्ता किसी न किसी बात को लेकर रोज ही घर में हंगामा कर रही थी। वो जाने से पहले वानिया को इतना तंग कर देना चाहती थी कि वानिया कभी पलट कर इस घर में ना देखे। वानिया दुल्हन बन अपने कमरे में बैठी थी। शाइस्ता उसकी रुखसती खामोशी से कर रही। खानदान से भी चंद ही लोगों को बुलाया था। अभी अभी वानिया का निकाह हुआ था जब शाइस्ता उसके पास आई थी। वानिया, तुम्हारे भाई ने जैसे तैसे तुम्हारी शादी कर दी है, अब ये तुम पर है कि कुछ अपने भाई का भी ख्याल करो। अब ससुराल में जैसे भी हालात हों वहीं रहना, पलटकर अपने मैके को मत देखना, क्योंकि तुम्हारे भाई पर उसके बच्चों की भी जिम्मेदारी है। जाने शाइस्ता क्यों उससे ये सब बातें कर रही थी। एक लम्हे के लिए वानिया का दिल लरस कर रह गया था। उसने खौफजदा नजरों से शाइस्ता को देखा था। कहीं तो कुछ गलत था जिसका अभी उसे इल्म नहीं था, मगर वानिया ने महज सर हिलाने पर ही इक्तफा किया, मगर उसका दिल कांप गया था। वानिया रुखसत होकर अपने शौहर के घर आ गई थी। एक मुतवस्सित दर्जे के इलाके में छोटा सा घर था। वानिया अपने कमरे में सर झुकाए बैठी हुई थी। आने वाले वक्त का सोच सोच कर उसका दिल डर रहा था। शाइस्ता ने जो भी बातें उससे की थी वो उसके कानों में गूंज रही थी। काफी देर तक वो अपने दूल्हे का इंतजार करती रही और अब वो थक गई थी, इसीलिए उसने बेड के सरहाने से टेक लगा ली और जाने कब वो नींद की वादियों में उतरी, उसे कुछ खबर ही न हो सकी। जब यकदम ही खटके पर उसकी आंख खुली, उसने मंदी मंदी आंखें खोल कर देखा तो उसका शौहर कमरे में आ रहा था। उसका गिरेबान फटा हुआ था, आंखें सुर्ख हो रही थी, मगर जिस चीज ने वानिया को चौंकने पर मजबूर किया वो उसके कदमों की लड़खड़ाहट थी। वो कदम कहीं और रख रहा था मगर कहीं और पड़ रहा था। वानिया की आंखें खौफ से फैल गई थी। वो आदमी 40-50 के बीच में था। उसके सर से बाल उड़ चुके थे, आंखें बेइंतहा सुर्ख थीं। वो यकीनन किसी हराम शय को मुंह लगा कर आया था। वानिया अपनी जगह साकित बैठी रह, यकीनन शाइस्ता भाभी को इस सब के बारे में पता था। जब ही पहले ही उन्होंने वानिया से कह दिया था कि वो वापस पलटकर उनके घर नहीं आ सकती। वानिया सहमी हुई नजरों से उस आदमी को देख रही थी जो उसका शौहर बन गया था और अब उसकी सिमत आ रहा था, यहाँ तक कि वो वानिया के सर पर पहुँच गया था। उसने एक झटके से वानिया का बाजू पकड़ा और उसे बेड से नीचे उतारा। तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? मैंने उन लोगों को मना भी किया था कि तुम्हें मेरे कमरे में बिठाने की जरूरत नहीं है, मगर फिर भी इन लोगों ने मेरी एक ना सुनी। उसने वानिया को जमीन पर धक्का दिया। वानिया अपना तवाजुन बरकरार न रख सकी और तेवरा कर जमीन पर गिर। निकल जाओ मेरे कमरे से, मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो आदमी पूरी तरह से नशे में धुत वानिया पर चिल्ला रहा था। उसने आगे बढ़कर एक बार फिर वानिया की कलाई थामकर उसे अपने सामने खड़ा किया था। ये शादी मेरे घर वालों ने जबरदस्ती करवाई है, इसलिए बेहतर है कि तुम मेरी नजरों के सामने मत आओ, वरना मैं कुछ कर बैठूंगा। उसने वानिया की कलाई को झटका देते हुए कहा था। वानिया के मुंह से बेइख्तियार चीख निकली थी। यकीनन उसकी चीख
बाहर भी गई होगी, मगर कोई भी पूछने नहीं आया था। शायद सबको पता था कि वहाँ क्या हो रहा हो। वानिया डर कर बुरी तरह रोने लगी। उस आदमी ने वानिया का जबड़ा दबोचा था और उसके चेहरे के करीब अपना चेहरा ले आया था। उसके मुंह से उठते शराब के भपके ने वानिया को बेख्तियार पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। मुझे तुम जैसी रोती धोती लड़कियां हरगिज अच्छी नहीं लगती। अगर मेरे साथ रहना है तो अपने ये आंसू बहाना बंद करना होगा, वरना मैं तुम्हें अभी इसी वक्त इस घर से निकाल दूंगा। उसने वानिया को दरवाजे की जानिब धक्का दिया था, मगर इस बार वानिया संभल गई। वो आदमी बेड पर लेट गया। वानिया वहीं खड़ी उसे देखती रही। कुछ देर बाद वो आदमी नींद की आगोश में चला और वानिया वहीं दरवाजे से टेक लगाकर बैठ गई थी। उसका पूरा जिस्म कांप रहा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसका शौहर शादी की पहली रात उसके साथ ये सलूक भी कर सकता है। उसका दिल खून के आंसू रो रहा था। वो बेइंतहा डर गई। सारी रात उसने जागते गुजार। सब अपने भाई और भाभी की बेहिसी पर दुख हो रहा था। यकीनन शाइस्ता ये सब पहले से जानती थी। जब भी शाइस्ता ने वानिया से ये सब कहा था, दूर कहीं से फजर की अजानें वानिया के कानों में पड़ रही थी। वो बमुश्किल आंसू साफ करती हुई अपनी जगह से उठी। उसकी किस्मत में रोना लिख दिया गया था। वो मुंह हाथ धोकर और कपड़े बदलकर नमाज पढ़ने खड़ी हो गई और फिर अल्लाह के सामने हाथ फैलाकर शिद्दत से रो। वो नहीं जानती थी कि इस आदमी के साथ वो सारी जिंदगी कैसे गुजारे, मगर उसके पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। वो जी भर कर रोई थी। उसे अपने आने वाला मुस्तकबिल तारीक नजर आ रहा था। शाइस्ता ने उससे खूब बदला लिया था। अब सारी जिंदगी वानिया की दुखों में ही गुजरनी थी। वो आदमी तो उससे शादी भी नहीं करना चाहता था। पहली ही रात उसने वानिया पर यह बात वाज़ेहा कर दी। वो उसके लिए अनचाही थी, तो कैसे वो वानिया को खुश रख सकता था। वानिया ने एक नजर बेड पर आड़े तिरछे सोए हुए अपने शौहर को देखा और दिल में एक मौहूम सी उम्मीद जागी थी कि शायद वो ये सब कुछ नशे की हालत में भूल गया हो और अभी जब उसका नशा उतरेगा तो वो उससे माफी मांग ले। ये ख्याल आते ही वानिया का दिल बहुत हद तक पुरसकून हो गया। वो जायनमाज तय करके अपनी जगह से खड़ी। बेड पर उसके सोने के लिए जगह नहीं थी, इसीलिए वो सोफे पर सोने के लिए चली आई। काफी देर तक वो करवटें बदलती रही और फिर उसकी आंख लग गई थी। सुबह उसकी आंख अजीब से शोर से खुली। उसका सर बहुत भारी हो रहा था। उसने आंखें खोल कर देखा तो उसका शौहर उसके सर पर खड़ा था। वो एकदम ही उठकर बैठ गई। वो शायद उसे जगाने के लिए ही खड़ा था। इसे उठता देखकर वो घूरता हुआ वहाँ से चला। वानिया को उसकी दिमागी हालत पर कुछ शुबा हुआ था। वानिया तैयार हो चुकी थी। वो कमरे से बाहर गई तो सब लोग उसके मुंतजर थे। हर कोई वानिया को घूर घूर कर देख रहा था। शायद उसके चेहरे से रात के बारे में कुछ पता लगाना चाहते। वानिया बिल्कुल खामोश सी बैठी थी। सारा दिन वो मेहमानों में घिरी रही। उसकी नंदे बातों बातों में उसे इस घर में अपनी अहमियत बता रही। वानिया बिल्कुल खामोश थी। उसे इन लोगों की बातों से कोई लेना देना नहीं था। उसकी अपनी अलग परेशानी थी। वो कल रात अपने शौहर के रवैये की वजह नहीं समझ सकी थी। पूरा दिन इसी तरह से गुजर गया। उसने दोबारा से अपने शौहर को नहीं देखा था। वो रात को अपने कमरे में आई तो उसका शौहर कमरे में ही मौजूद था। वानिया का दिल उछल कर हलक में आ। वो शायद वानिया के ही इंतजार में बैठा था। देखो लड़की, मैं तुमसे शादी हरगिज भी नहीं करना चाहता था। अपने घर वालों की जिद से मजबूर होकर मैं तुमसे शादी करने पर राजी हुआ। इसलिए बेहतर है कि तुम अपने काम से काम रखना और मेरे मामले में दखल अंदाजी करने की हरगिज भी जरूरत नहीं। उस शख्स ने इंतहाई बदतमीजी और दुरुस्ती से वानिया को मुखातिब करके कहा था। वानिया को अपना दिल टूटता हुआ महसूस हुआ। वो तो समझ रही थी शादी के बाद उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। उसे शाइस्ता भाभी से भी निजात मिल जाएगी, मगर यहाँ तो शाइस्ता भाभी से बड़ी परेशानी उसकी मुंतजर थी। मगर फिलहाल वानिया ने महज सर हिलाने पर इत्तफाक। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इस सूरत हाल का कैसे सामना करे। वो रात भी खामोशी से गुजर। उसका शौहर उठकर बाहर चला गया था। वो शायद वानिया की अहमियत बताने के लिए ही वहाँ बैठा था। वानिया से उसके घर से मिलने के लिए कोई भी नहीं आया। इस बात ने वानिया का दिल बुरी तरह से दुखा दिया था। वो कल पूरी रात की जागी हुई थी, बस कुछ देर के लिए ही सोई थी। लेटते ही उसकी आंख लग गई। वो सुबह तक सोती रही थी। सुबह फोन की आवाज से उसकी आंख खुली। वॉशरूम में पानी गिरने की आवाजें आ रही थी और उसका फोन मुसलसल बज रहा था। वानिया ने उकताहट से वॉशरूम के बंद दरवाजे की जानिब देखा। उसका शौहर का फोन मुसलसल बज रहा था। वानिया अपनी जगह से उठी। उसे लगा कि शायद किसी का अहम फोन होगा, जब भी मुसलसल आ रहा है। उसने फोन उठाकर नंबर देखा तो किसी लड़की का नाम लिखा था और साथ ही उसकी तस्वीर लगी हुई थी। वानिया पल भर में ही सारी बात समझ गई। उसके शौहर का चक्कर बाहर किसी और औरत के साथ चल रहा था, जब भी वो उसके साथ ऐसा रवैया अपनाए हुए था। एकदम ही वॉशरूम का दरवाजा खुला और वानिया का शौहर बाहर आया, मगर उसने जैसे ही वानिया के हाथ में अपना मोबाइल देखा, उसके माथे की त्योरियां चढ़ गई थी। वो तेजी से वानिया के करीब आया
और उसके हाथ से अपना मोबाइल झपट लिया। तुमने किसकी इजाजत से मेरे मोबाइल को हाथ लगाया है? वो तो जैसे गुस्से से ही पागल हो गया था। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि मेरी किसी भी मामले में घुसने की कोई जरूरत नहीं, फिर क्यों तुमने मेरे फोन को हाथ लगाया? उसने वानिया के बाल अपनी मुट्ठी में जकड़ लिए थे। वानिया की आंखें खौफ से फैल गई थी। दर्द की शिद्दत से उसके मुंह से कराह निकली, मगर उस शख्स पर जैसे कोई जुनून सवार हो गया था। आपका फोन बज रहा था, बस इसीलिए मैंने उठा लिया। वानिया ने अटकते हुए अपनी बात मुकम्मल की थी। मैंने तुम्हें मना किया था या नहीं? वो पूरी शिद्दत से धाड़ा। वानिया का दिल किसी पत्ते की मानंद लरस कर रह गया। वानिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो इतनी छोटी बात पर इतना गुस्सा क्यों कर रहा है। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। उसने एक लम्हे में ही वानिया को तलाक दी। ये आप क्या बोल रहे हैं? वानिया ने तड़प कर उसे रोकना चाहा था, मगर वो 3 बार तलाक का लफ्ज अपने मुंह से निकाल चुका था। उसके सारे घर वाले भी उनके कमरे में आ सभी दुम साधे ये मंजर देख रहे थे। वानिया के बाल अब तक उसकी मुट्ठी में जकड़े हुए थे, मगर अब वानिया को कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था। उसे सब कुछ घूमता हुआ दिखाई दे रहा था। उसने एक झटके से वानिया के बाल छोड़े। वानिया लड़खड़ाकर चंद कदम पीछे हुई। वो कमरे से बाहर निकल गया था। वानिया से अपने पैरों पर खड़े होना मुश्किल महसूस होने लगा। वो वहीं जमीन पर बैठ गई थी। उसके लिए ये यकीन करना मुश्किल था कि शादी के 2 दिन बाद ही उसे तलाक हो गई थी, जबकि उसका कोई कसूर भी नहीं था। शायद वो उसे तलाक देने का कोई मौका ढूंढ रहा था और उसे ये मौका बहुत जल्द मिल गया। वानिया कुछ देर तक तो सख्ते की हालत में रही और फिर फूट फूट कर रोने लगी। उसके नसीब में क्या लिखा था वो बिल्कुल नहीं जानती थी। उसे पलटकर वापस अपने भाई के दर पर जाना था। उसके ससुराल वालों ने उसे उसी वक्त घर से निकाल दिया था। वो अपने भाई भाभी को फोन कर रही थी, मगर किसी ने उसका फोन नहीं उठाया था। वो बेसरो सामानी की हालत में वहां से निकली। वो अपने भाई के घर पहुंची तो वहाँ ताला लगा हुआ था। वो वहीं घर के बाहर बैठ गई। जाने वो लोग सुबह सुबह कहाँ चले गए थे। उसे वहाँ बैठे काफी देर गुजर गई थी, यहाँ तक कि वानिया तेज धूप से झुलस रही। कुछ देर बाद फुरकान की कार आकर रुक। वो वानिया को इस हालत में अपने घर के बाहर देखकर हैरान रह गया। शाइस्ता ने भी हैरानी से वानिया को देखा था। वानिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? फुरकान के लहजे में हैरत ही हैरत। वानिया की आंखों से आंसू बहने लगे। अच्छा, घर के अंदर आओ। फुरकान ने उसे रोता देखा तो मजीद घबरा गया और अपनी जेब से चाबी निकालकर घर के बाहर लगा ताला खोला। वो सब लोग अंदर आ गए थे और अब वानिया को सवालिया नजरों से देख रहे थे। वो बस रोए जा रही थी। कब तक यूं ही रोती रहोगी? कुछ बताओगी भी कि इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रही हो? शाइस्ता ने वानिया के आंसू देखकर झुंझुलाए हुए लहजे में कहा। वानिया ने शिकवा कुना नजरों से अपनी भाभी को देखा, जिस पर उसके रोने का कोई असर ही नहीं हो रहा था, बल्कि वो इंतहाई बेजार सूरत बनाए वहाँ खड़ी थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो वानिया को अभी हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल। उसके लिए अब वानिया की मौजूदगी नाकाबिले बर्दाश्त थी। भाई, उसने मुझे तलाक दे दी है, वानिया ने रोते हुए फुरकान से कहा था। यकदम ही वहाँ सन्नाटा छा गया। वो दोनों हैरत और बेयकीनी से वानिया की तरफ देख रहे थे। उन्हें वानिया के एक लफ्ज पर भी यकीन नहीं आया था, मगर वानिया के आंसू झूठ नहीं बोल रहे थे। ये तुम क्या कह रही हो वानिया? उसने तुम्हें तलाक क्यों दी है? फुरकान ने सोफे पर बैठते हुए परेशानी से पूछा था। वो इस अचानक उफ्ताद पर हकीकी मायनों में परेशान हो गया था। वानिया ने उसे शादी की रात से लेकर अब तक की सारी कहानी सुना दी। फुरकान दम बखुद बैठा था। इतना सब कुछ हो गया और उसे पता भी नहीं चला। जरूर तुमने ही कुछ कहा होगा, वरना इतनी छोटी सी बात पर यूं तलाक कौन देता है? शाइस्ता ने वानिया की जानिब शक भरी नजरों से देखते हुए कहा। भाभी, आप अभी भी मेरी गलती ढूंढ रही हैं। वो तो मुझसे शादी करना ही नहीं चाहता था। उसके घर वालों ने जबरदस्ती उसकी शादी करवाई। वानिया आज पहली बार शाइस्ता के सामने बोली थी। शाइस्ता ने नागवारी से वानिया की जानिब देखा और फिर अपने शौहर को मुखातिब किया। फुरकान, मैं इस लड़की को अब 1 मिनट भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। पहले ही इतनी मुश्किलों से इसकी शादी करवाकर इसे इसके घर रुखसत किया था। अब तलाक का दाग अपने दामन पर लगाकर वापस इस घर में आ गई है। आप इसे फौरन ही इस घर से निकालें, वरना मैं इस घर से बच्चों को लेकर चली जाऊँ। शाइस्ता ने चीखते हुए फुरकान को मुखातिब करके कहा। वानिया हक्का बक्का सी शाइस्ता की शक्ल देख रही थी। उसे शाइस्ता से इस सब की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। उसे तो लग रहा था कि अपने भाई के घर में उसे पनाह मिल जाएगी। वानिया ने फुरकान की तरफ देखा। उसे फुरकान की खामोशी पर हैरत हो रही थी। वो कैसे शाइस्ता के मुंह से ये सब कुछ सुनकर खामोश रह सकता था। वानिया को लगा कि अभी वो उठकर शाइस्ता के मुंह पर 2 थप्पड़ लगाकर कहेगा कि ये मेरी बहन का भी घर है, मगर फुरकान तो बिल्कुल खामोश बैठा हुआ था। वानिया के कदमों तले से जमीन निकल गई। उसे फुरकान से इस खामोशी की बिल्कुल उम्मीद नहीं। वानिया का दिल डूब कर उभरा। उसे अपने सर से छत छीनती हुई महसूस हुई थी। शाइस्ता तन फन करती अपने कमरे में चली गई। फुरकान भी उसके पीछे गया था। वानिया वहीं सोफे पर अपना सर थामे बैठ गई। कुछ देर बाद फुरकान अपने कमरे से निकला और वानिया की तरफ आया। वानिया, तुम शादी के 2 दिन बाद ही तलाक लेकर यहाँ आ गई हो। अब मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकता, वरना शाइस्ता बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाएगी। इसलिए बेहतर है
کہ تم اپنا بندوبست کہیں اور کر۔ فرقان نے سپاٹ لہجے میں وانیا سے کہا۔ وانیا کے سارے خدشے صحیح ثابت ہو گئے تھے، اب اس کے لیے اس گھر میں کوئی جگہ نہیں۔ وانیا خود کو سنبھالتی ہوئی وہاں سے اٹھی اور دروازے کی جانب بڑھی۔ اس نے الوداعی نظروں سے اپنے گھر اور اپنے بھائی کی جانب دیکھا تھا، مگر وہ تو وانیا سے نظریں چرائے کھڑا تھا۔ وانیا اس گھر سے نکل آئی تھی یہ سوچے سمجھے بغیر کہ وہ کہاں جائے گی۔ اس کے پاس رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ فرقان نے بھی اسے گھر سے نکالتے ہوئے ایک لمحے کے لیے بھی یہ بات نہیں سوچی تھی کہ اس کی چھوٹی بہن کس طرح سے حالات کا سامنا کرے گی۔ وانیا کو اپنی ایک دوست کا خیال آیا، وہ بنا سوچے سمجھے اس کے گھر کی جانب چل دی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اسے بھی وہاں پناہ ملے گی یا نہیں، یا وہاں سے بھی وہ خالی ہاتھ لوٹا دی جائے گی۔ وانیا اپنی دوست کے گھر پہنچی تو اس کی دوست گھر پر ہی موجود۔ وانیا کو اس حالت میں اپنے گھر دیکھ کر وہ بری طرح سے پریشان ہو گئی۔ وہ فوراً ہی وانیا کو گھر کے اندر لے آئی اور اسے پانی پلائے تاکہ اس کی حالت کچھ سنبھل جائے، ورنہ رو رو کر وانیا نے اپنی حالت بگاڑ لی تھی۔ وانیا نے اسے روتے ہوئے سب کچھ بتا دیا کہ کس طرح سے اس کے شوہر نے شادی کے 2 دن بعد ہی اسے طلاق دے، اور اب بھائی بھابھی نے بھی بوجھ سمجھ کر اسے اپنے گھر سے نکال۔ وانیا چپ ہو جاؤ، تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، تم میرے ساتھ یہاں رہ سکتی ہو، سدرا نے وانیا کو گلے لگاتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی بات سن کر وانیا کو کچھ ڈھارس ہوئی، ورنہ اپنوں نے تو وانیا کو دھتکار دیا تھا۔ سدرا وانیا کے لیے کچھ کھانے کو لے آئی، اس نے زبردستی وانیا کو کھانا کھلایا، پھر اسے سر درد کی دوائی دے کر اپنے ہی کمرے میں سلا دیا تھا، ورنہ وانیا ذہنی طور پر بہت تھک چکی تھی۔ وہ لیٹتے ہی نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ سدرا نے دکھ اور افسوس سے وانیا کی طرف دیکھا تھا، جس کے اپنوں نے ہی اس کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا۔ سدرا وہاں سے اٹھ کر کچن میں آ گئی۔ سدرا اور بنیامین 2 بہن بھائی تھے، ان کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا تھا، جبھی اس گھر میں بس وہ دونوں ہی رہتے تھے۔ بنیامین ایک بہت بڑا بزنس مین تھا، وہ اس وقت گھر پر نہیں تھا۔ سدرا سارا دن گھر پر اکیلی رہتی، مگر اس کا بھائی اس سے بہت پیار کرتا تھا، وہ سدرا کی ہر فرمائش پوری کر دیا کرتا تھا۔ ابھی سدرا کو یقین تھا کہ وہ وانیا کو اس گھر میں رکھنے کی بات کرے گی تو اس کا بھائی اس کی بات مان جائے گا۔ وانیا گہری نیند سو گئی تھی۔ سدرا چھت پر چلی آئی تھی، اس کا معمول تھا کہ وہ شام ہوتے ہی چھت پر آ جاتی اور اپنے پودوں کو پانی دیتی، ابھی بھی وہ اسی لیے چھت پر آئی تھی۔ بنیامین گھر آیا تو گھر میں غیر معمولی خاموشی چھائی ہوئی۔ بنیامین کے پاس گھر کی چابی تھی جس سے وہ دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ اس نے سدرا کی تلاش میں کچن میں جھانکا تھا، مگر وہ وہاں موجود نہیں تھی، اسی لیے وہ سدرا کو تلاش کرتے ہوئے اس کے کمرے میں آ گیا۔ بنیامین نے سدرا کے کمرے میں داخل ہو کر کمرے کی ساری لائٹ جلا اور سدرا کے بیڈ کی جانب بڑھا۔ سدرا، یہ کون سا وقت ہے سونے کا؟ بنیامین نے سوئی ہوئی وانیا کو سدرا سمجھ کر مخاطب کیا تھا، مگر وانیا نے سوتے ہوئے اسی لمحے اس کی جانب کروٹ بدلی تھی۔ بنیامین اپنی جگہ کھڑا کا کھڑا رہ گیا۔ اس نے اپنی زندگی میں اس قدر مکمل حسن پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گیا تھا، اس کی نظریں وانیا کے چہرے سے ہٹنے سے انکاری تھیں۔ وہ بے خودی کی کیفیت میں کھڑا وانیا کو دیکھ رہا تھا، مگر اگلے ہی لمحے اسے اپنی پوزیشن کا احساس ہوا۔ وہ تیزی سے سدرا کے کمرے سے نکلا، اسی لمحے سدرا چھت سے نیچے آئی۔ بھائی، آپ کب آئے؟ سدرا حیرت سے بنیامین کی جانب بڑھی۔ سدرا، تمہارے کمرے میں یہ لڑکی کون سو رہی ہے؟ بنیامین نے ناسمجھی سے سدرا کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بھائی، یہ میری دوست وانیا ہے، سدرا نے اداسی سے بنیامین کو بتایا اور وانیا کی ساری کہانی اسے سنا۔ بنیامین کو حیرت ہوئی کہ اتنی خوبصورت لڑکی کو کوئی شادی کے 2 دن بعد ہی کیسے چھوڑ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے سدرا، تم اس کا خیال رکھو، اسے کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دیں۔ بنیامین نے بھی کھلے دل سے وانیا کو اس گھر میں رہنے کی اجازت دے دی تھی۔ رات میں سدرا نے وانیا کو کھانے کے لیے اٹھایا۔ وانیا کو بہت تیز بخار چڑھ گیا تھا، اس میں کچھ بھی کھانے کی ہمت نہیں تھی، مگر سدرا اسے زبردستی کھانے کی میز پر لے آئی۔ وانیا کا چہرہ بخار کی وجہ سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ دونوں کھانے کی میز پر پہنچی تو بنیامین پہلے ہی بیٹھا ان دونوں کا انتظار کر رہا تھا۔ وانیا اسے دیکھ کر ٹھٹک کر اپنی جگہ پر رک گئی۔ جب اس کے سگے بھائی نے ہی اسے اپنے گھر سے نکال دیا تھا تو یہ اجنبی اسے کیسے اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دے سکتا تھا؟ وانیا کی آنکھوں میں خوف امڈ آیا تھا۔ سدرا اور بنیامین نے بخوبی اس کے خوف کو محسوس کی۔ کیسی ہیں وانیا آپ؟ بنیامین نے اسے سوچوں میں گھرا دیکھا تو اسے خود ہی مخاطب کیا۔ آپ اس گھر کو اپنا ہی گھر سمجھیں، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک کہہ سکتی ہیں، ہمیں بہت خوشی ہوئی۔ بنیامین نے وانیا کا خوف کم کرنے کی کوشش کی تھی۔ وانیا کی رکی ہوئی سانسیں بحال ہوئیں۔ سدرا اسے اپنے ساتھ لے کر کھانے کی میز پر آئی تھی اور ایک کرسی کھینچ کر وانیا کو اس پر بٹھا دیا۔ وانیا سر جھکائے بیٹھی ہوئی تھی، اس نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر بنیامین کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ بنیامین کھانا کھاتے ہوئے گاہے بگاہے وانیا کے جھکے ہوئے سر پر ایک نظر ڈال لیا کرتا۔ اسے اس معصوم سی لڑکی کے لیے جانے کیوں برا لگ رہا تھا، اتنی سی عمر میں اس نے اتنا سب کچھ دیکھ لیا تھا۔ بنیامین کو پہلی ہی نظر میں اپنا دل اس کی جانب مائل ہوتا دکھ رہا تھا، مگر وہ وانیا کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ وانیا اس کی موجودگی میں
बिल्कुल भी पुरसकून नहीं बैठी, इसीलिए वो अपना खाना खत्म करके जल्द ही वहाँ से उठ गया और अपने कमरे में आकर भी वो वानिया के बारे में ही सोचता रहा और फिर अपने ऑफिस का काम करने बैठ गया था। खाने से फारिग होकर सिद्रा वानिया को लेकर अपने ही कमरे में आ गई। वो फिलहाल वानिया को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि उसकी हालत इस वक्त बिल्कुल भी ठीक नहीं। अगर वो अकेली रहती तो ये सारी सोचें उसे नाग बनकर डसती रहती। वानिया को सिद्रा के घर में रहते हुए काफी दिन हो गए। वानिया भी अब बहुत हद तक संभल गई। वो सिद्रा के साथ घर के कामों में सारा दिन मशगूल रहे। दोनों साथ मिलकर रोज नई नई चीजें ट्राई करती थी और बिन्यामीन को वो खाना पड़ता था। वानिया अब भी बिन्यामीन से लिए दिए रहती थी। वो ज्यादा उसके सामने भी नहीं जाती। एक रोज वानिया घर पर अकेली थी। सिद्रा शॉपिंग करने गई हुई थी। वानिया ने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उसके सर में दर्द था। उस दिन इत्तेफाक से बिन्यामीन जल्दी घर आ गया था। बिन्यामीन काफी दिनों से वानिया से अपने दिल की बात करने का सोच रहा था और आज उसे मौका मिल गया। वो वानिया के पास गया। वानिया उस वक्त किचन में मसरूफ थी जब बिन्यामीन ने उसे मुखातिब किया। वानिया ने नजरें उठाकर उसकी जानिब देखा। वानिया, मैं काफी दिन से आपसे बात करना चाह रहा था। बिन्यामीन ने अपने दिल की बात कहने से पहले तमहीद बांधी। वानिया ने सवालिया नजरों से उसे देखा। वानिया, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। आपको पूरी इज्जत से अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। बिन्यामीन ने पूरे एहतमाद से उसकी जानिब देखते हुए कहा था। वानिया के हाथ से चम्मच छूटकर जमीन पर गिर गया। वो हैरत से मुंह खोले बिन्यामीन को देख रही थी। उसे इस बात की तवक्को बिल्कुल भी नहीं, मगर अगले ही पल वानिया के चेहरे पर गुस्सा आ गया। अगर मैं आपके घर में रह रही हूँ तो आप मुझे बिकाऊ समझ रहे हैं। मैं जानती हूँ कि मुझ जैसी लड़कियों से कोई भी इज्जतदार शख्स शादी नहीं करता जिसकी आगे पीछे कोई नहीं है। शौहर ने शादी के 2 दिन बाद तलाक दे दी और भाई भाभी ने घर से निकाल दिया। आप क्यों ऐसी लड़की से शादी करेंगे? आपके पास लड़कियों की कोई कमी तो नहीं? वानिया ने भीगे हुए लहजे में कहा था। उस वक्त वो खुद तरसी की इंतहा पर पहुंची हुई थी। उसने बिन्यामीन से शादी करने से साफ इनकार कर दिया था, मगर अगले ही पल वानिया की सांसें उसके सीने में ही अटक गई जब बिन्यामीन ने उसे खींचकर खुद से लगाया और उसके तन से उसका दुपट्टा जुदा करके दूर फेंका था। वानिया ने दहशत से बिन्यामीन को देखा। उसका पूरा जिस्म कांप रहा था, मगर अगले ही पल जब उसकी नजर अपने जलते हुए दुपट्टे पर पड़ी तो वो मजीद हवास बाख्ता हो गई। उसे पता ही नहीं चला था कब उसके दुपट्टे ने आग पकड़ ली थी। अगर बिन्यामीन बरवक्त ना देख लेता तो वो जल चुकी होती। वानिया एक झटके से बिन्यामीन से दूर हटी और भागते हुए कमरे में चली गई। शाम तक भी वो अपने कमरे से नहीं निकली। वो बिन्यामीन का सामना करना ही नहीं चाहती थी। बिन्यामीन ने सिद्रा को अपने दिल की बात बता दी कि वो वानिया से शादी करना चाहता है। सिद्रा तो कब से बिन्यामीन के पीछे लगी हुई थी कि वो शादी कर, मगर बिन्यामीन को कोई लड़की पसंद नहीं आ रही थी और अब उसे वानिया पसंद आ गई थी। सिद्रा तो बिन्यामीन के मुंह से वानिया का नाम सुनते ही बहुत खुश हुई थी, मगर बिन्यामीन ने अपनी और वानिया के दरमियान की सारी बात उसे बता दी थी। वानिया सबसे बदगुमान हो चुकी थी, यहाँ तक कि बिन्यामीन की मोहब्बत को भी उसकी हमदर्दी समझ रही थी। सिद्रा ने वानिया से बात करने की ठान। उसने इस बारे में वानिया से बात की तो वानिया ने उसे भी साफ इनकार कर दिया, मगर सिद्रा को अपने भाई की खुशी अजीज थी। उसने आखिरकार वानिया को उसकी शादी के लिए मना ही लिया और सादगी से उन दोनों का निकाह हो गया था। बिन्यामीन की मोहब्बत सच्ची थी, उसे वानिया मिल गई थी। वानिया के दिल में इस शादी को लेकर 1000 अंदेशे थे, मगर सिद्रा ने उस पर बहुत बड़ा एहसान किया। वो सिद्रा को मायूस नहीं करना चाहती थी। वानिया ने अपने निकाह में अपने भाई और भाभी को नहीं बुलाया था। जब सारे रिश्ते टूट ही चुके थे तो उन्हें वापस जोड़ने का क्या फायदा था। बिन्यामीन ने शादी करके वानिया के सारे अंदेशे गलत साबित कर। बिन्यामीन से शादी के बाद वानिया का बहुत ख्याल रखा। वो उसे फूलों की तरह रखता था। वानिया भी इतनी मोहब्बत पाकर अब खुश रहने लगी थी। वानिया के दिल से माजी की सारी परछाइयां मिट गई थी। वो भूले से भी अपने माजी को याद नहीं करना चाहती थी। वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश थी और इस बात के लिए सारी जिंदगी वो सिद्रा की शुक्रगुजार रहने वाली थी। अगर सिद्रा उसे उस वक्त अपने घर में रहने को जगह ना देती तो वानिया जाने कहां कहां रुल रही होती। सिद्रा की वजह से ही आज वानिया को घर का सुकून नसीब हुआ था।